हमारे सामने आज निर्मल वर्मा के मशहूर उपन्यास वे दिन से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं। अब ये सिर्फ एक किताब की समरी नहीं है, बल्कि ये समझने की एक कोशिश है कि आखिर इस उपन्यास में ऐसा क्या है जो इसे आज भी इतना खास बनाता है। बिल्कुल। हम प्राग की बर्फीली गलियों में चलेंगे और देखेंगे कि ये सिर्फ एक भारतीय लड़के के विदेश में बिताए कुछ दिनों की कहानी है या उससे कहीं ज्यादा गहरा कुछ है। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये कोई सीधी सादी कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये यादों, एहसासों और एक गहरी खामोशी का कोलाज है। हाँ, कोलाज सही शब्द है। और यही खामोशी इसे इतना पावरफुल बनाती है। हमारी आज की चर्चा का मकसद सिर्फ कहानी के प्लॉट को समझना नहीं है, बल्कि उस दौर की रूह को महसूस करना है। सही। हम देखेंगे कि 1950s के कम्युनिस्ट प्राग में एक अकेला भारतीय छात्र जब प्रेम, राजनीति और अपनी पहचान के सवालों से टकराता है तो उसके अंदर क्या तूफान उठता है। मतलब एक मानसिक सफर। हाँ, ये एक मानसिक सफर है और हम उसी सफर के हम सफर बनने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस बर्फीले कैनवस पर पहला रंग लगाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं माहौल की। कहानी का सेंटर है प्राग, वो भी 1950-60 के दशक का। ये सिर्फ एक खूबसूरत यूरोपियन शहर तो नहीं रहा होगा, है ना? नहीं, उस वक्त तो हवा में एक अलग ही तनाव था। बिल्कुल नहीं। ये वो प्राग नहीं है जो आज टूरिस्ट देखते हैं। अच्छा। ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद का सोवियत संघ के असर वाला प्राग है। एक ठंडा, खामोश और कुछ हद तक सहमा हुआ शहर। सहमा हुआ। ये राजनीतिक माहौल उपन्यास में सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है, बल्कि एक जीता जागता किरदार है। एक किरदार की तरह। हाँ, हमारा नायक, जो एक भारतीय छात्र और ट्रांसलेटर है, एक ऐसी दुनिया में पहुंचता है जहां भाषा, संस्कृति, यहाँ तक कि लोगों के मुस्कुराने का तरीका भी उसके लिए बिल्कुल नया है। सब कुछ अलग। ये टकराव सिर्फ बाहरी नहीं है, ये उसके अंदर तक उतर जाता है। यानी ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं है, ये एक विचारधारा के समंदर में गोता लगाने जैसा है। बिल्कुल। तो ये जो टकराव है, ये कहानी में कैसे नजर आता है? क्या ये सिर्फ अकेलेपन या उदासी की शक्ल में है? नहीं, मामला सिर्फ अकेलेपन का नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। उसके अंदर एक कश्मकश चल रही है। कहानी की असली लड़ाई बाहर नहीं, किरदार के अंदर है। अंदर है। एक तरफ उसका भारतीय मन है जो रिश्तों में ठहराव, नाम और एक तरह की सामाजिक मंजूरी खोजता है। एक पहचान। दूसरी तरफ यूरोप की वो आजाद लेकिन राजनीतिक तौर पर बंद दुनिया है, जहां रिश्ते बनते और बिखरते हैं और कोई किसी से ज्यादा सवाल नहीं पूछता। तो इसी को हम आंतरिक उलझन कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। वो हर चीज पर सवाल उठा रहा है, अपनी पहचान पर, प्यार की परिभाषा पर और यहाँ तक कि अपनी जबान पर भी। ऐसे अकेले और अजनबी माहौल में इंसान अक्सर किसी अपने की तलाश करता है ना? करता ही है। एक ऐसा सहारा जो उसे उस जगह से जोड़ सके। और शायद यहीं पर कात्या का किरदार कहानी में आता है। बिल्कुल। कात्या एक चेक युवती उस ठंडे शहर में गर्मजोशी की तरह है। लेकिन उनका रिश्ता उपन्यास की आत्मा इसलिए है क्योंकि वो किसी आम प्रेम कहानी जैसा नहीं है। अच्छा। इसे एक सूक्ष्म प्रेम कथा कहा गया है। इसका मतलब है कि ये भावनाओं के बहुत गहरे अनकहे स्तर पर चलती है। अनकहे स्तर पर। इसमें बड़े बड़े वादे या इजहार नहीं है, इसमें खामोशियां हैं, एक दूसरे की आंखों में देखना है, बर्फ पर साथ साथ चलना है। तो ये रिश्ता नायक के लिए सिर्फ एक प्रेम संबंध नहीं है? नहीं, ये खुद को समझने का एक आईना बन जाता है। लेकिन क्या इस रिश्ते को सिर्फ एक प्रतीक की तरह देखना सही है, या ये अपने आप में एक सच्ची दर्द भरी प्रेम कहानी भी है जो शायद किसी भी देश में हो सकती थी? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। असल में यही इस उपन्यास की खूबी है कि ये दोनों हैं। हाँ, ये एक साथ दोनों हैं। अगर ये सिर्फ प्रतीक होता तो हमें किरदारों से वो गहरा जुड़ाव महसूस नहीं होता। सही बात है। हम उनके दर्द को महसूस नहीं कर पाते। और अगर ये सिर्फ एक आम प्रेम कहानी होती तो ये इतनी गहरी और दार्शनिक नहीं होती। प्राग का वो खास माहौल, वो राजनीतिक घुटन उस प्रेम कहानी को एक ऐसा रंग देती है जो उसे दुनिया की किसी भी और प्रेम कहानी से अलग कर देती है। वाह। ये प्यार आजाद हवा में नहीं, बल्कि एक बंद कमरे में जलते दिए की तरह है, जिसकी लौ भी कांप रही है। वाह। मतलब उनका रिश्ता उस शहर की तरह ही है, बाहर से खामोश और ठंडा, लेकिन अंदर बहुत कुछ चल रहा है। बिल्कुल। तो क्या ये जो अनकहापन उनके रिश्ते में है वही निर्मल वर्मा की लिखने की स्टाइल भी है? मैंने सुना है कि वो सन्नाटे और मौन की कला के उस्ताद थे। हाँ। इसका असल मतलब क्या है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। उपन्यास में जो नहीं कहा गया है वो शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है जो कहा गया है। अच्छा। वर्मा की खामोशी सिर्फ खालीपन नहीं है,
ये एक भरी हुई खामोशी है। भरी हुई खामोशी। सोचिए, उस दौर के कम्युनिस्ट प्राग में, जहां हर तरफ विचारधारा का शोर था, जहां दीवारों के भी कान होते थे, जहां सच बोलने की आज़ादी नहीं थी, वहां किरदारों का चुप रहना अपने आप में एक बयान बन जाता है। एक तरह का प्रतिरोध। हाँ, उनका मौन एक तरह का प्रतिरोध है। जो वो कह नहीं सकते, जो वो महसूस करते, वो उनकी चुप्पी में तैरता है। तो ये सिर्फ एक लिटरेरी स्टाइल नहीं है? नहीं, ये उस दौर का राजनीतिक और व्यक्तिक सच है। ये तो कमाल की बात है। मतलब ये खामोशी सिर्फ किरदारों के बीच नहीं, बल्कि लेखक और पाठक के बीच भी एक रिश्ता बनाती है। बिल्कुल। एक पाठक के तौर पर हमें भी मेहनत करनी होगी। सिर्फ शब्दों को नहीं, उनके बीच की खाली जगह को भी पढ़ना और समझना होगा। हाँ, बिल्कुल। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में, जहां हर कोई अपनी बात कहने के लिए चिल्ला रहा है, ऐसी किताब पढ़ना तो एक मेडिटेशन जैसा होगा। आपने बिल्कुल सही कहा। ये पढ़ने वाले से धीरज और ध्यान की मांग करता है। उनकी भाषा किसी फोटोग्राफर की तरह नहीं है जो सब कुछ साफ साफ दिखा दे। वो एक इम्प्रेशनिस्ट पेंटर की तरह है। अच्छा, ये अच्छी तुलना है। वो आपको प्राग की बर्फीली सड़क नहीं दिखाते, बल्कि उस बर्फ से पैदा हुई ठंडक और अकेलेपन का एहसास करवाते हैं, महसूस करवाते हैं। वो कात्या की आंखों का रंग नहीं बताते, बल्कि उन आंखों में छुपी उदासी को महसूस करवाते हैं। शब्द कम, एहसास ज्यादा, यही उनकी कला है। इसी वजह से उपन्यास का टोन बहुत गंभीर है। हाँ, आत्मचिंतनशील और काव्यात्मक है। ये कोई एक्शन फिल्म नहीं, बल्कि एक धीमी गहरी सांस की तरह है। तो अगर हम इन सारी परतों को एक साथ जोड़कर देखें, वो सहमा हुआ शहर, वो अनकही प्रेम कहानी और वो खामोशी से भरी भाषा, तो इन सब का असल मतलब क्या निकलता है? उपन्यास का शीर्षक है वे दिन। हाँ, वे दिन। क्या ये सिर्फ गुजरे हुए वक्त के लिए एक नॉस्टैल्जिया है, एक याद कि आहा क्या दिन थे वो? ऊपरी तौर पर ऐसा लग सकता है, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। क्या मतलब? हमारे हाथ जो जानकारी है उसके मुताबिक वे दिन का मतलब सिर्फ बीते हुए कल से नहीं, बल्कि उस भीतर के अनुभव से है जो हमारे आज और आने वाले कल की दिशा तय करता है। भीतर का अनुभव। ये उपन्यास इस बात की खोज है कि कुछ लोग, कुछ जगहें और कुछ लम्हे हमारी जिंदगी को हमेशा के लिए कैसे बदल देते हैं। अच्छा। वो दिन बीत चुके हैं, लेकिन उनका असर, उनकी छाप, उनकी खुशबू या उनका दर्द हमारे अंदर हमेशा जिंदा रहता है। वो दिन हमारे वजूद का हिस्सा बन जाते हैं। बिल्कुल। तो ये सिर्फ प्रेम या विदेश यात्रा की कहानी नहीं है, बल्कि ये पहचान की खोज की कहानी है। हाँ, बिल्कुल। नायक प्राग में सिर्फ एक शहर नहीं खोज रहा, बल्कि वो खुद को खोज रहा है। सही कहा। उन अजनबी गलियों में एक अजनबी भाषा बोलते हुए, एक अजनबी लड़की से प्यार करते हुए, वो असल में खुद के उस हिस्से से मिल रहा है जिसे वो शायद हिंदुस्तान में कभी नहीं जान पाता। बिल्कुल, ये अपनी पहचान को समझने और उसे स्वीकार करने की कहानी है। वो दिन नायक के जीवन का एक ऐसा मोड़ थे जिसने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। और अगर हम सोचे तो हम सबकी जिंदगी में भी ऐसे वे दिन होते हैं, है ना? होते ही हैं। कॉलेज के दिन, पहली नौकरी के दिन, या किसी खास इंसान के साथ बिताए हुए कुछ पल। हाँ। वो दिन शायद कभी वापस ना आए, लेकिन वो हमें वो इंसान बनाते हैं जो हम आज हैं। ये आत्मबोध की एक बहुत ही निजी और गहरी यात्रा है। बिल्कुल, जो हर पढ़ने वाले को अपनी यात्रा की याद दिलाती है। तो आज की इस बातचीत से एक बात तो साफ है कि निर्मल वर्मा का वे दिन सिर्फ एक उपन्यास नहीं, एक अनुभव है। एक अनुभव है। एक ऐसा अनुभव जो हमें 1950 के दशक के प्राग में ले जाता है और एक भारतीय नौजवान की आंखों से प्रेम, पहचान, अकेलेपन और खामोशी के गहरे मतलब समझाता है। ये हमें बताता है कि कैसे कुछ अनुभव हमारे अंदर हमेशा के लिए बस जाते हैं और हमारी जिंदगी की कहानी को एक नई दिशा देते हैं। और इस पूरी चर्चा से एक सवाल मेरे जहन में घूम रहा है जो शायद हमारे सुनने वालों के लिए भी सोचने लायक हो। क्या? हमें पता है कि उपन्यास का नायक एक अनुवादक है, एक ट्रांसलेटर। हाँ, ये जरूरी बात है। वो लगातार एक भाषा से दूसरी भाषा के बीच जूझ रहा है, चेक से हिंदी, हिंदी से चेक। तो सोचने वाली बात ये है, हमारी पहचान हमारी भाषा से कितनी गहराई से जुड़ी होती है। ये तो बहुत गहरा सवाल है। और जब हमें किसी दूसरी भाषा में सोचने, महसूस करने और यहाँ तक कि प्यार करने पर मजबूर होना पड़ता है, तो हमारी उस असल पहचान का क्या होता है? क्या हम वही रहते हैं या हमारे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है जो इन दोनों भाषाओं के बीच कहीं रहता है?